मंजर देखकर सब लोग हैरत में पड़ गए और फौरन मुझे ढूंढते हुए कैंप के पीछे आए, लेकिन तब तक मैं बेहोश हो चुका था। मुझे फौरन गाड़ी में बिठाया गया और वहां से तेजी से रवाना हुए। गाड़ी में मेरे चेहरे पर पानी डालकर होश में लाने की कोशिश की गई। मेरी खाला मुझ पर दुआएं पढ़कर दम कर रही थी। गाड़ी तकरीबन आधा घंटा तेज चलती रही, तब जाकर एक गांव आया। गाड़ी एक बड़े से मैदान में रुकी जहां इर्द गिर्द कुछ घर मौजूद थे। गाड़ी के रुकने से आसपास के लोग जाग गए और हमारे करीब आ गए। गांव वाले बहुत अच्छे लोग थे। इन्होंने हमें तसल्ली दी, बिस्किट और पानी का इंतजाम किया। फिर गांव के प्रधान को बुलाया गया। रात के तकरीबन 10 या 11 बजे होंगे। प्रधान साहब आए और हमसे सवाल जवाब करने लगे। हमने सारी बात बताई कि हमारे साथ क्या हुआ। तो गांव वालों ने बताया कि जहां पर हमने कैंप लगाया था उसके करीब ही एक बड़ा सा दरख्त है और उसके आसपास बच्चों का कब्रिस्तान है जहां हिंदू बच्चों को दफनाया जाता है। इन्होंने बताया कि वहां ऐसी सरगर्मियां आम देखी जाती। इन्होंने हमें समझाया कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई। हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सदका निकाला, उसी कार में किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही हम फौरन घर के लिए रवाना हो गए। बाद में भी हमारे साथ दीवार गिरने, दरख्त गिरने जैसी कई छोटे बड़े वाक़यात पेश आते रहे। फिर 2013 में मेरी एक कज़न, मेरी बड़ी खाला की बेटी, रात को छत पर टहल रही थी। बदकिस्मती से उस रात उसने परफ्यूम लगाया हुआ था। हमारा घर ऐसा था जिसकी छत दरख्त की लंबी लंबी डालों से ढकी हुई थी। हमने इस दरख्त पर झूला डाल रखा था, तो मेरी कज़न टहलते टहलते झूले पर बैठ गई और झूला झूलने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बालों को सहला रहा है। शुरू में उसे लगा कि शायद हवा या दरख्त की शाख है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे लगा शायद जैसे कोई उसकी कमर को पकड़ रहा है। मेरी वो कज़न मुझसे बड़ी है। मैं अकेला बच्चा हूँ और मेरे 4 बड़े कज़न्स हैं। मैं 5वें नंबर पर हूँ। तो अचानक वो झूले से नीचे उतरती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर वो डर के नीचे आ जाती है। उस वक्त घर में सब लोग खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसे भी खाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो सर नीचे किए हुए सीधा अपने कमरे में जाती है और बगैर कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। जब लोग दरवाजा खटखटाते हैं तो वो बाहर आती है, लेकिन अब भी सर नीचे किए होती है और किसी से कोई बात नहीं करती। वो खाने की मेज पर आती है, खाने की प्लेट निकालती है। उस रात दही बड़े बने होते हैं। हालांकि मेरी वो कज़न लैक्टो इंटॉलरेंट है, यानी दूध और दही से उसे एलर्जी है, लेकिन उस रात उसने एक मर्द की तरह खाना खाया। ये देखकर सब हैरान हो गए और खामोशी से सोचने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे दूसरे कज़न यानी उसके भाई उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, बहन क्या हुआ है तुम्हें। तो मेरी कज़न उठती है, अपने भाई के सामने आकर खड़ी होती है और उसे 2 जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। फिर मर्दाना आवाज में बोलती है, आज से मैं जो कुछ भी करूंगा मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल मसला तो रात में पेश आना था। उस वक्त सबको शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन रात में कुछ नहीं किया जा सकता था। सब बड़ों ने फैसला किया कि सुबह मौलाना साहब को बुलाएंगे। और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। खाला चाहती हैं कि वो कज़न उनके साथ सोए, लेकिन उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो खाला अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं और मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ। सब लोग सोने चले जाते हैं और नौकरानी वगैरह बर्तन धोने लगती है और खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें मेरी कज़न के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो चारों नौकरानियाँ और मुलाजिम डर जाते हैं और जाकर खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं होती। और वो चारों लोग खिड़की के पास जाते हैं तो देखते हैं मेरी कज़न बेड के नीचे लेटी हुई है और अपने बालों को नोच कर जमीन पर फेंक रही है। ये मंजर देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं, जिससे सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो बेचारे डरते डरते सारी बात बताते हैं। मेरे बड़े कज़न जो कि सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे, वो कहते हैं दरवाज़ा तोड़ दो। तो 2 लोग मिलकर दरवाज़ा तोड़ देते हैं
और बड़ी मुश्किल से मेरी कज़न को काबू में करते हैं। सच बताऊं तो मेरी वो कज़न बहुत दुबली पतली और नाजुक सी थी, लेकिन उसे काबू करने के लिए 6 लोग लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पैर बिस्तर से बांधे जाते हैं। अब मेरी कज़न मुख्तलिफ जुबानों और आवाज़ों में बोल रही थी, जो मर्जी हो कर लो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तभी एक दूसरी आवाज़ में कहती है, तू क्या ले जाएगा इसे? मैं ले जाऊंगी। फिर एक तीसरी औरत की आवाज़ आती है, इसे मैं ले जाऊंगी अपने साथ। ये सब सिलसिला रात के तकरीबन 1:30 बजे तक चलता रहा। तब सबने फैसला किया कि अब मजीद देर नहीं करनी, मौलाना साहब को अभी बुलाना है। सिक्योरिटी वाले मौलाना साहब को लेकर आते हैं। मौलाना साहब आते हैं, अपना कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी कज़न और ज्यादा बिफर जाती है, इतना कि उसने अपनी रस्सियां भी खोल ली थी। हालांकि हम सबको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि इसे बांध कर रखा जाए, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। रस्सी खोलते ही उसने मौलाना साहब को जोर से खींच कर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और बोली, तू मुझे निकालेगा? तू जा किसी को लेके आ, तेरे बस की बात नहीं। फिर दोबारा मेरी कज़न को बांध दिया जाता है और मौलाना साहब बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं कि अब वो क्या करें। तब मेरे बड़े कज़न भाई सामने से पूछते हैं, अब हम क्या करें, क्योंकि इन सब ने धमकी दी हुई है कि वो बहन को अपने साथ ले जाएंगे। मौलाना साहब खामोश रहते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, तिलावत बंद मत करना और जितना हो सके ये जो सूरत मैं बता रहा हूँ इसका जिक्र करते रहना। खैर जैसे तैसे करके सुबह हो जाती है। हमने मौलाना साहब को अपने ही घर रोक लिया। जब सुबह हुई तो हमने फिर उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मौलाना साहब कहने लगे कि रात को मैं दोबारा इसके पास गया था और इसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे खत्म कर देगी इससे पहले कि मैं इसे निकाल सकूं। अब मौलाना साहब को तेज बुखार हो गया था, तो हमने अपने फैमिली डॉक्टर से उनके लिए दवा वगैरह ले ली और इन्हें गेस्ट हाउस में आराम करने को कह दिया। अब तक ये बात मेरी अम्मी और मुंबई में बाकी सबको भी मालूम हो चुकी थी। उधर अलग परेशान थे मेरी खाला जो मुंबई में अम्मी के साथ थी, और मेरी उस कज़न की वालदा भी थी। उन्होंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। वो उस वक्त ड्यूटी पर थे, मैं यहाँ उनकी ड्यूटी के बारे में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कुछ नहीं बता सकता। तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इसको ठीक कर सकता है, लेकिन तुम लोगों को वहाँ जाना बिल्कुल महफूज नहीं होगा, इसलिए उसे घर में बुलाना पड़ेगा। मैं बता दूं कि वो शख्स इंडिया के दूसरे सूबे राजस्थान में रहने वाला था। खैर उसे आने में पूरा 1 दिन लग जाता है। जब वो आता है तो एक लंबी सी सामान की फहरिस्त पकड़ा देता है कि ये सब चीजें ले आओ। सामान फौरन मंगवाया जाता है और फिर वो बाकायदा अमल एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है। यकीन करें उसकी बुलंद बुलंद आवाजें हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी बहन को खोलने का कहता है, मगर हम सब उन्हें मना करते हैं कि ऐसा ना करें, तो वो मान जाते हैं। कुछ देर अमल करने के बाद वो बोलते हैं, इसके जिस्म में 3 चुड़ैले 5 जिन हैं, यानी कुल 8 मखलूकात हैं। ये सुनकर हम सब कांप गए। हमने पूछा कि अब क्या करना है, तो वो कहते हैं इन्हें निकालना इतना आसान नहीं है, हमें चिल्ला करना पड़ेगा, या तो मस्जिद में या तो फिर किसी खाली कमरे में, लेकिन यहाँ करना ठीक नहीं होगा, सबकी जान को खतरा है। फिर वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, खासतौर पर इस मासूम की जान खतरे में। तो मेरी खाला बोलती है, ठीक है हमारे पास एक फार्म हाउस है, आप वहाँ कीजिए, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, जितना पैसा लगेगा हम देने को तैयार हैं। तो वो जवाब देते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा खाना पीने का सामान और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चंद चीजें दे दीजिए। हम सब वो सामान लेकर उनके साथ फार्म हाउस चले जाते हैं। वो कहते हैं बहन को हमारे वाले कर दो और कोई एक शख्स इनके साथ रुक सकता है, लेकिन इन्होंने खबरदार करते हुए कहा जो भी रुकेगा वो खुद को जहनी तौर पर तैयार कर ले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये जुमरा 2 बार दोहराया कि कुछ भी। तो मेरे बड़े कजन भाई रुकने को तैयार हो गए और अब वो 3 लोग फार्म हाउस में 40 दिन के लिए चिल्ला करने के लिए रुक जाते हैं और फिर मौत का खेल शुरू होता है। बताया गया कि पहले के 2-3 दिन बहुत अच्छे और नॉर्मल गुजरे, लेकिन उसके बाद मेरी कजन बहन अपना ही टॉयलेट पीना शुरू कर देती है, तो एक बार फिर उसे रस्सियों से बांधना पड़ता है। फिर वो मौलाना साहब जो चिल्ला कर रहे थे उन्हें भी बहुत तंग किया जाता है, जैसे उनके सामान का गायब हो जाना।
عبادت کرتے وقت عجیب قسم کے وہم، ہلوزنیشن ہونا، دیواروں کا غائب ہو جانا، چھت کا غائب ہو جانا اور عجیب عجیب آوازیں سنائی دینا۔ پھر جیسی ہی رات ہوتی ہے وہاں کا ماحول منحوس سا ہو جاتا ہے اور دن بہ دن میری بہن کی طبیعت بگڑتی جاتی ہے۔ حال یہ ہو جاتا ہے کہ بہن کی طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ انہیں گھر پر ہی اسپتال جیسا علاج دینا پڑتا ہے۔ اس کا وزن 60 کلو سے چند ہی دنوں میں 48 کلو تک گر جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا مکمل چیک اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنا کھانا یہ کھا رہی ہے اس کے جسم کے لیے بہت ہی کم ہے۔ پھر ڈاکٹر اسے ڈرپ لگاتے ہیں اور باقاعدہ علاج شروع ہوتا ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب کہتے ہیں اگر یہ چلہ ٹوٹ گیا تو وہاں موجود سب لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے بہن کو باندھ کر بستر پہ لٹا دیا گیا اور مولانا صاحب اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے، لیکن جس پر بیتتی ہے وہی بہتر جانتا ہے، اور میں یہ سب کچھ رمضان میں اور وہ بھی آج لیلۃ القدر کی رات کو لکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح دونوں طرف سے روحانی اور طبی بہن کا علاج چلتا رہتا ہے اور وہ تمام عجیب و غریب چیزیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں۔ پھر جب چلہ مکمل ہونے میں 1 ہفتہ باقی رہتا ہے تکلیفیں اور زیادہ بڑھتی جاتی ہیں۔ چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا، جو چیز جہاں رکھی ہوتی ہے وہاں دوبارہ نظر نہیں آتی، اور ایسی کئی باتیں روزمرہ ہو جاتی ہیں۔ آخری دن میری بہن سے کئی لوگوں کی آوازیں آتی ہیں جو کہتے ہیں فی الحال کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم آئیں گے اور اسے لے کر جائیں گے۔ یہ کہنا مناسب نہیں، لیکن ان مخلوقات نے میری بہن کے ساتھ غلط حرکات بھی کی۔ پھر چلہ آخری 2 دنوں میں یعنی 37ویں دن پورے گھر سے مردے کی سی بدبو آنے لگی، اتنی شدید بدبو کہ وہاں رہنا مشکل ہو جاتا، اور گھر میں جتنے بھی نلکے تھے ان سب سے کالا پانی نکلنے لگتا، اور وہ کالا پانی پانی جیسا نہیں تھا بلکہ تھوڑا گاڑھا تھا، جیسے گڑ کا پانی ہو۔ خیر عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے بہت قریب ہیں، اور تب وہ 12 مٹکے منگواتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ 12 مٹکے کیوں منگواتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں جنات اور چڑیلوں کو قید کرنا تھا تو صرف 8 مٹکے کافی تھے، لیکن 12 کیوں یہ معلوم نہیں۔ خیر جب وہ واپس آتے